हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अपने आयोग की चर्चा के बारे में, आयोग का टॉपिक चल रहा है, उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी आज अपन चर्चा करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण आयोग है जो लोक सेवा पब्लिक सर्विस की जो भी सर्विसें होती हैं उन सब के ऊपर सदस्यों का चयन करता है। जो कमीशन है, जो आयोग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल जितने भी आर्टिकल इससे जुड़े हुए हैं, कहाँ पे क्या गठन होता है, कैसे क्या नियुक्ति कार्यकाल, सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो के साथ बने रहे लास्ट तक। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और लाइक और कमेंट हाथ के हाथ कर दिया करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। बात आती है संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब होती है? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। अक्टूबर 1926 में ला कमीशन की सिफारिश के ऊपर की गई थी। ला कमीशन बनाया गया था एक, ठीक है। उस कमीशन की सिफारिश पे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। उसके अलावा बात की जाए, संवैधानिक संस्था है ये लोक सेवा आयोग। संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 14 में और आर्टिकल 315 से 323 तक उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है कि सब कुछ इसका कैसे गठन होता है, क्या कार्यकाल होता है, कितने क्या निलंबन त्यागपत्र, क्या प्रक्रिया, क्या क्या कार्य होते हैं, किन किन भर्तियों के बारे में, किन किन लोक सेवा सर्विस के ये भर्ती करता है, वो सब चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अभी बात आती है कि वो तो अंग्रेज़ों के टाइम में हुई थी 1926 में स्थापना ला कमीशन की सिफारिश पे, ठीक है। लेकिन अपने संवैधानिक प्रावधान के तहत कब स्थापना हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की? तो वो हुई थी 26 अक्टूबर 1950 को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1950 को संवैधानिक प्रावधान के तहत स्थापना होती है संघ लोक सेवा आयोग की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, उसके बाद में अगली बात आती है, अभी इसके गठन की बात करते हैं। सबसे पहले तो गठन होता है आर्टिकल 315 के तहत। आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया। संघ लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख आर्टिकल 315 में मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? सबसे पहले बात ये होती है कि इसमें 11 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सदस्य राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि कितने सदस्य होंगे और कितने नहीं होंगे। ठीक है, तो लोकसभा में वर्तमान में 11 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। सॉरी, अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। उसके अलावा 10 सदस्य होते हैं। इन 10 सदस्यों में से आधे सदस्य यानी कि 5 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष से कार्य कर रहे हों। ठीक है, 10 वर्ष तक कंटिन्यू, पिछले 10 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल का अनुभव हो इनको। ठीक है, कि केंद्र सरकार के किसी अधीन किसी पद पे या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी पद पे ये कम से कम 10 साल कार्य कर चुके हों। उन सदस्यों, ऐसे सदस्य होने चाहिए कम से कम 10 सदस्य। ठीक है, तो इन सदस्यों का निर्धारण भी आर्टिकल 315 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन? प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। टोटल सदस्य 11 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली बात की जाए नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में, कौन नियुक्ति करता है, कितना का कार्यकाल होता है, तो उस चीज़ का उल्लेख आर्टिकल 315 में किया गया है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगर कार्यकारी अध्यक्ष हो, जैसे कि कार्यकारी अध्यक्ष हो या फिर कोई सदस्य के कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ किसी भी तरह से पद खाली हो जाए, तो कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, कार्यकाल की बात कर लें तो 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। 5 वर्ष 65 वर्ष, 5 साल या 65 वर्ष का मतलब आप समझ रहे हैं कि या तो उसे कार्य करते हुए 5 साल हो गए या फिर उसकी एज, सदस्य की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की एज 65 प्लस हो गई हो, तो उसका कार्य पूरा मान लिया जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा फिर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आर्टिकल 315 में लिखी गई हैं। उनकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल आर्टिकल 316 में, 315 आ गया ध्यान में, 316 में लिखा गया है। 5 वर्ष या 65 वर्ष एज होनी चाहिए और 5 साल का कार्यकाल हो गया तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, फिर उसका कार्य पूरा मान लिया जाएगा। ठीक है, इनके सदस्यों की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकारी अध्यक्ष हो या कार्यकारी सदस्य हो, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष मतलब कि अगर अध्यक्ष का पद किसी कारणवश खाली हो गया हो, किसी आकस्मिकता के कारण खाली हो गया हो, तो थोड़े दिन के लिए, जब तक नया अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, तब तक के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और सदस्य हो गए उनके, अगर सदस्यों की कमी हो जाती है, कुछ गड़बड़ आकस्मिकता हो जाती है, किसी कारणवश कमी हो जाती है किसी सदस्य की,
कोई त्यागपत्र दे देता है या कोई भी बात हो जाती है, एक सदस्य भी चले जाता है तो उसके ऊपर चुनाव कर लिया जाता है नए सदस्य को। उसके लिए कार्यकारी सदस्य की नियुक्ति करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगले निलंबन और त्यागपत्र की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 317 में। निलंबन और त्यागपत्र की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को कौन हटा सकता है, कौन निलंबित कर सकता है और ये किसको अपना त्यागपत्र देंगे, उन चीज़ों के बारे में आर्टिकल 317 में लिखा गया है, ठीक है। निलंबन की प्रक्रिया क्या होती है? निलंबन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति जी कदाचार या फिर अवमानना या फिर अवैध कार्यों में लिप्त हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी सदस्य, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, अगर वो कदाचार मतलब मिसबिहेवियर कर रहा हो, उसका बिहेव गलत हो गया हो, उसका व्यवहार गलत हो गया हो, ठीक है, या फिर अवमानना मतलब कि वो मिसलीडिंग कर रहा हो तो भी उस आधार पे भी, या फिर अवैध कार्यों में लिप्त पाया जाता है कोई भी सदस्य, तो उस आधार पे वो राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकता है, उसको अपने पद से हटा सकता है उस सदस्य को, ठीक है। ये दोनों कार्य राष्ट्रपति के अधीन ही होते हैं, निलंबन भी और त्यागपत्र भी। यानी कि कोई सदस्य अगर त्यागपत्र भी देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा अपना, ठीक है। तो निलंबन और त्यागपत्र की प्रक्रिया आर्टिकल 317 में, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अगली बात आती है इनके कार्यों की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के क्या कार्य होते हैं, भाई क्या कार्य करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका सबसे बड़ा काम होता है लोक सेवा सदस्यों के चयन, ठीक है। पब्लिक सर्विस के सदस्यों का चयन करना इनका सबसे बड़ा काम होता है और लोक सेवा भर्ती संबंधी नियम बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। मतलब कि लोक सेवा में भर्ती करना है या पब्लिक सर्विस में भर्ती करनी है जितने भी, उन सब के बारे में नियम कानून यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन खुद बनाता है, ठीक है, और उसके सदस्यों का चयन भी खुद ही करता है। आर्टिकल 320 में ये बात लिखी गई है। आर्टिकल 320 इस चीज़ के बारे में बताता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों के क्या कार्य होंगे। उनको लोक सेवा सदस्यों की भर्ती करनी होगी, उनका चयन करना होगा और लोक सेवा भर्ती संबंधित जितने भी नियम होंगे कानून होंगे वो सब खुद बनाएंगे, वो लोक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बनाए गए होंगे वो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि कुछ परीक्षाएं हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, कोई रह गई हो तो वो आप बताना मेरे को। मेरे हिसाब से मैंने सारी टोटल लिख दी हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये परीक्षाएं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती हैं ये परीक्षाएं। इन प्रक्रियाओं के ऊपर नियुक्तियाँ चयन, इन परीक्षाओं का चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है, यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले बात आती है सिविल सर्विस की, ठीक है। सिविल सर्विस की परीक्षा प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू, सब यूपीएससी के द्वारा ही करवाया जाता है। उसके बाद में आते हैं भारतीय वन सेवा परीक्षा की, यानी कि आईएफएस की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, वो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही करवाता है। अगला आईईएस आता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा लोक सेवा आयोग करवाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे मुख्य हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो। उसके बाद में भूवैज्ञानिकों की परीक्षा होती है, भारतीय भूवैज्ञानिक परीक्षा होती है, वो सब यूपीएससी करवाता है। उनका सिलेक्शन भी यूपीएससी चयन करके ही गवर्नमेंट को देता है, यूपीएससी उनका चयन करता है। उसके बाद में अगली बात आती है विशेष श्रेणी रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा। रेलवे में विशेष श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उनकी परीक्षाएँ करवा के उनका चयन करके रेलवे को सौंपता है यूपीएससी। उसके अलावा बात आती है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा की, एनडीए की प्लस नेवी अकादमी परीक्षा की, ठीक है। इन दोनों की परीक्षा भी कंबाइंड रूप से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाई जाती है। उसके बाद में सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा यानी कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की भी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जाती है। सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा होती है, एक चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी सेवा होती है ये, इसका भी सिलेक्शन, इसका भी चयन यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, सांख्यिकी सेवा परीक्षा के सदस्यों का भी चयन किसके द्वारा किया जाता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये कुछ परीक्षाएं हैं, ये कुछ पद हैं जो यूपीएससी के द्वारा चयनित किए जाते हैं, इनके ऊपर सदस्यों को, अभ्यर्थियों को चयनित करके और इनको गवर्नमेंट को सौंपना होता है। तो ये काम इन परीक्षाओं का आयोजन करवाना और उनका समापन करवाना यूपीएससी के हाथ में होता है, ठीक है। ये सब कार्यवाही आपको बता दी गई हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। आई होप सभी को वीडियो अच्छी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक कर दिया करें, ठीक है। बस ये इस वीडियो में इतना ही, संघ लोक सेवा आयोग को इतना ही था, इतना छोटा सा एक टॉपिक था, चैप्टर था। उसके बाद में अगला एक एसपीएससी और लेते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और बता देते हैं एक बार आपको। एक छोटा सा टॉपिक वो होगा, तो यानी कि मेरे हिसाब से लगभग सभी आयोग, सभी कमीशन पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।